हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब। एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज फ्रॉम क्लास 12 बायोलॉजी। तो जितने भी CBSE के पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2017 ऑनवर्ड्स, उनको हम करेंगे सॉल्व। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द ईयर 2017। तो आज हम इस ईयर में अगर हम देखें तो देयर आर टोटल 3 सेट्स, और ये जो तीनों सेट है ना, इनमें क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। So question number 1 from set 1 year 2017. So the question is, name the type of the cross that would help to find the genotype of a pea plant bearing violet flowers. तो हमें एक ऐसे क्रॉस का नाम बताना है जिससे हम एक पी प्लांट जिसके पास वायलेट फ्लावर्स हैं उनका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा क्रॉस है? तो आपको याद होगा हमने क्रॉस पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम एक रिसेसिव पेरेंट लेते हैं और उस रिसेसिव पेरेंट के साथ जो भी जिसका जीनोटाइप, जिस इंडिविजुअल का हमें जीनोटाइप निकालना होता है उसको क्रॉस कराते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या उस पर्टिकुलर प्लांट का जीनोटाइप क्या है। सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज द टेस्ट क्रॉस। सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट and the progeny to identify the genotype of the progeny. So this writing test cross will give you 1 mark. तो basically ये तो थोड़ी extra explanation थी, but ये test cross word लिखने के आपको मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है? So I hope this question is clear. Question number 2 from set 1, 2 and 3। तो तीनों सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, स्टेट 2 postulates of Oparin and Haldane with the reference to origin of life। तो इनके 2 postulates बताने हैं, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके बेसिस पर बिलीव किया जा सके कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। तो उनकी वो 2 स्टेटमेंट्स क्या है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, first form of life originated from pre-existing non-organic molecules like RNA and proteins। तो जो first life form थी ना, वो इन non-organic molecules से originate हुई थी, which were pre-existing, जो पहले से exist कर रही थी। सेकेंड है, द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है उससे पहले हुआ था एक केमिकल एवोल्यूशन, और उस केमिकल एवोल्यूशन के टाइम पर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बना था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ये थे 2 postulates जो ओपेरिन और हेल्डन ने दिए थे फॉर देयर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो हर एक पॉइंट को आपको लिखने के मिलेंगे 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम सेट 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सेट 1 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर क्रायोजीन्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर दे प्रेजेंट। तो क्रायोजीन्स क्या होती हैं और वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं? तो ये जो क्रायोजीन्स हैं ये क्या होती हैं? सो दीज आर द जीन्स दैट कोड फॉर बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। वो एक प्रोटीन को कोड करती हैं, दैट इज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, और ये हमें मिलती हैं एक बैक्टीरिया में, दैट इज बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ठीक है? तो ये जो नाम है और इसकी स्पेलिंग, बैसिलस की सबको याद रह जाती है, बट जो इसका स्पीशीज का नेम है उसकी स्पेलिंग बहुत से सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको पूरी की पूरी स्पेलिंग ढंग से याद होनी चाहिए। तो दोनों जो पार्ट्स हैं, अब ये क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में, तो हर पार्ट को आंसर करने के, करेक्ट आंसर करने के आपको मिलेंगे हाफ मार्क। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो आई होप दिस इज क्लियर।
Question number 6 from set 1 and set 2. So the question is, a pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be two-celled or three-celled. Explain. How are the cells placed within the pollen grain when shed at two-cell stage? तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब एंजियोस्पर्म्स में जब pollen grains जो हैं वो शेड होते हैं, मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स एंथर बर्स्ट होता है और पॉलिन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो वो टू सेल्ड स्टेज भी हो सकती है और थ्री सेल्ड स्टेज भी हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है और हमें ये भी साथ में बताना है कि हाउ आर द सेल्स प्लेस्ड विद इन द pollen grain when they are shed at two celled stage। तो two celled और three celled stage हम पहले हमें बतानी है और उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो two celled stage है ना pollen grain की, ये कैसी होती है। तो सबसे पहले है two celled और three celled stage। तो two celled stage वो होती है जब एक pollen grain जो होता है उसके अंदर एक बड़ा सा, वो बेसिकली एक बड़ा सा सेल होता है, दैट इज द जेनरेटिव सेल, और उसके अंदर एक छोटा सेल होता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल। सो दिस इज अ टू सेल्ड स्टेज। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब टू सेल स्टेज के बाद आती है थ्री सेल स्टेज, जो कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है। अराउंड 40% ऑफ द प्लांट्स जो है वो अपने पॉलन ग्रेन्स तब शेड करते हैं जब वो थ्री सेल स्टेज में होते हैं। तो उसमें एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है और उसके अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं। तो कुछ जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इस स्टेज पे आके शेड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 सेल्स हैं तो इसीलिए 3 सेल स्टेज बोला गया है, और यहाँ पर 2 सेल्स हैं तो इसे 2 सेल्ड स्टेज बोला गया है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि 2 सेल्ड स्टेज कैसी होती है। तो 2 सेल्ड स्टेज जो है, 2 सेल स्टेज में एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है जिसके पास खूब सारा खाना होता है और उसके पास होता है एक इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है एक छोटा सा जेनरेटिव सेल। ठीक है, और ये जो सेल होता है इट इज स्पिंडल शेप्ड, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक अपना न्यूक्लियस भी होता है। सो दिस इज हाउ द cells are placed within the pollen grain when they are shed at two-celled stage. So I hope this is clear. ये जो two-celled stage है ना, ये maximum जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो अपने pollen grains को रिलीज ही two-celled stage पे करते हैं। बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 3 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये क्वेश्चन जो था ये 2 मार्क्स का था। तो जो फर्स्ट हाफ है इसको करने के आपको मिलेंगे 1 मार्क और सेकेंड हाफ को करने के भी 1। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने के आपको 1 मार्क मिलेंगे और फिर ये एक्सप्लेन करने के भी आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था जब हमने रिविजन रेस किया था ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सेट 1, 2 and 3. सो द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक कोड्स गिवन बिलो। ए है अनएम्बिग्वियस एंड यूनिवर्सल में डिफरेंस बताना है, एंड सेकेंडली डीजेनरेट और इनिशिएटर में डिफरेंस बताना है। तो अगर आप इसमें देखो, सबसे पहले अनएम्बिग्वियस क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो कोड है ना वो एक स्पेसिफिक नेचर का है। एक कोड एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, सो वन कोड विल कोड ओनली फॉर 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आई विल राइट 1C to 1 अमाइनो एसिड। क्लियर। वहीं पर यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जेनेटिक कोड है दैट इज UUU। ये कोड करता है टू फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, या फिर वो कोई और ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिजम्स में UUU codes for phenylalanine. So this means that the code is universal. But ये बोला जाता है कि it is almost universal. ठीक है, बहुत कम ऐसे codes देखे गए हैं जो किस different organisms में different amino acids को code करते हैं. So it is said that
दिस जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। तो ये दोनों पॉइंट्स लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। तो अब हम चलते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट में है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये है, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा अनएम्बिगुअस में, कि एक कोड है ना वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, 1 कोडोन विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। लेकिन ये रिवर्स होता है अमाइनो एसिड के केस में, कि एक अमाइनो एसिड है ना वो बहुत सारे कोडोन्स को कोड करता है। सो दिस मीन्स डीजेनरेट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डीजेनरेट कोड। क्लियर। उसके बाद आता है इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब कि जो इनिशिएट कर रहा है कुछ। तो हमें पता है कौन सा इनिशिएटर कोडोन होता है, दैट इज AUG, which codes for which amino acid, that is methionine, right? So it codes for methionine, so it is a start codon, it acts as a start codon. So I hope this is clear. So writing these 2 points will again give you 1 mark. तो ऐसे हमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर. So I hope this question is clear to everyone. Question number 8, which was asked in set 1. So the question is mention one application for each of the following. तो हर एक की हमें एक एक एप्लीकेशन बतानी है. सबसे पहले है पैसिव इम्यूनाइजेशन. तो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर रिविजन रिसेस. तो एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज एक इंडिविजुअल के अंदर डाल देते हैं. सो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, सो इट प्रोवाइड्स अस क्विक इम्यून रिस्पॉन्स. सो दिस इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन. क्लियर. दूसरा है एंटीहिस्टामिन्स. तो एंटीहिस्टामिन्स कब यूज करते थे? तो एंटीहिस्टामिन्स को हम यूज करते हैं एलर्जीज के केस में. तो ये बेसिकली क्या करता है, इसकी एप्लीकेशन है कि दिस रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. क्लियर. नेक्स्ट इज कोलोस्ट्रम. तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? सो इट इज द येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज रिच इन एंटीबॉडीज, और जो कि it is very very necessary for the development of passive immunity in newborns. ठीक है. तो इनमें ये जो इनिशियल डेज में जो एक न्यू मदर को जो मिल्क आता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. और अगर उसका कलर देखा जाए सो इट इज येलो इन कलर. ठीक है. और ये जो मिल्क होता है इसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और इट इज रिच इन एंटीबॉडीज. तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो बेबी है ना वो अपनी मदर से एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है. सो व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज दिस? दिस इज द पैसिव इम्यूनिटी. Clear? So I hope this is clear. The fourth part is the D part, that is cytokine barriers. तो हमने अलग अलग barriers पढ़े थे. ठीक है. फिजिकल थे और भी बड़े सारे थे. तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं? साइटोकाइंस होते क्या हैं? सो दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस. तो कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो सेल्स इन्फेक्ट नहीं हुए होते हैं वायरल इन्फेक्शन से, उनको बचाते हैं ताकि उनमें वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, जैसे कि एडजॉइनिंग सेल्स में क्या है, वायरल इन्फेक्शंस है. क्लियर. तो आई होप दीज 4 थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो एवरी एप्लीकेशन विल गिव यू हाफ मार्क, क्योंकि ये है 2 नंबर का क्वेश्चन. तो हर एक करेक्ट एप्लीकेशन लिखने के आपको मिलेंगे हाफ मार्क. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज नेम द माइक्रोब्स दैट हेल्प प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कमर्शियली. तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होती है स्टैटिन की, सिट्रिक एसिड की, पेंसिलिन की और ब्यूटायरिक एसिड की, वो कैसे होती है, वो किन माइक्रोब्स की हेल्प से होती है, तो हमें वो बताना है. तो सबसे पहले है स्टैटिन. तो स्टैटिन किससे बनता है? कमर्शियली प्रोड्यूस होता है ये एक ईस्ट से. और कौन सा ईस्ट होता है? दैट इज मोनास्कस परप्यूरस. राइट. तो रिमेंबर व्हेन एवर यू राइट द साइंटिफिक नेम्स यू ऑलवेज अंडरलाइन इट. ठीक है. भूलना नहीं है, गलत नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो दिस विल गिव यू हाफ मार्क. द नेक्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड. तो कमर्शियली सिट्रिक एसिड किस ऑर्गेनिज्म से बनता है? तो ये बनता है एक फंगस से, दैट इज एस्परजिलस नाइजर. क्लियर. नेक्स्ट इज
पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन भी अगेन एक फंगस से बनता है और हम सबको पता है कौन सा है, सो दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। क्लियर। देन ब्यूटायरिक एसिड, बी फॉर ब्यूटायरिक एंड बी फॉर बैक्टीरियम। तो ये याद रखना कि ये एक बैक्टीरिया से बनता है। एंड व्हाट इज दैट बैक्टीरिया, सो दैट इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। विच बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लियर। तो हर एक नाम लिखने के आपको मिलेंगे हाफ मार्क, ठीक है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है, तो आपकी बुक में ना, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी हो, जितने भी प्रोडक्शंस हो, कमर्शियल प्रोडक्शन बताई हो, उनके ऑर्गेनिज्म बताए हो, तो उनको सबको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ठीक है, याद कर लेना उन सबके नाम, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड in your 1 markers also. So I hope this question is clear. So let's move on to our next question. So question number 10 from set 1, 2 and 3. So तीनों सेट में एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया था. So the question is list 4 benefits to human life by eliminating the use of CFCs. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है हमारे चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज से, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 16 और इस साल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस उन चैप्टर से हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर द बोर्ड्स 2023, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो आपने देखा होगा मैंने बीच बीच में क्वेश्चन स्किप किए थे। सो वो क्वेश्चन स्किप करने का रीजन ही यही था कि वो हमारे लिए 2023 के बोर्ड्स के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। देखते हैं इसका और पार्ट। इसका और पार्ट था सजेस्ट 2 प्रैक्टिसेस गिविंग 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच दैट हेल्प प्रोटेक्ट रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो हमें 2 ऐसी प्रैक्टिसेस बतानी है और एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो कि हमारे रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो देखो 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन उनकी नेचुरल प्लेस पे हमें उनको कंजर्व करना है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में और नेशनल पार्क्स में किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन जहां पर हमें उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां पर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स और बोटानिकल गार्डन्स बनाकर हमें उन स्पीशीज को कंजर्व करना है जो भी रेयर या थ्रेटेंड स्पीशीज है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी था हमारा 1 मार्क का। तो ये लिखने के आपको मिलेंगे, देखो देर आर 2 प्रैक्टिसेस एंड 1 एग्जाम्पल ईच। तो प्रैक्टिस का नाम लिखने के 2.5, एक एग्जाम्पल लिखने के 2.5, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी हमारे 3 मार्क्स के हैं। सो अकॉर्डिंगली हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोइंग इन न्यू दिल्ली, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू योर आंसर, ठीक है। तो क्या एक प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बॉम्बे में है और उसकी सेम स्पीशीज का एक प्लांट है जो दिल्ली में है, तो क्या हम दिल्ली से वो पॉलन ग्रेन्स, दिल्ली वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन्स से मुंबई वाले प्लांट को क्या हम पॉलिनेट करा सकते हैं? तो आपको इसका रीजन देना है, येस और नो, जो भी आपको ठीक लगे। तो आपको जो भी ठीक लगे लेकिन उसका रीजन जरूर देना है। तो इसका अकॉर्डिंग टू मी येस वी कैन डू इट। कैसे कर सकते हैं? सो इट कैन बी डन बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नेचुरली तो इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। बट आर्टिफिशियल मीन्स से हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू दिल्ली वाले प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, उनको बॉम्बे ले जाना पड़ेगा और उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा उस प्लांट के, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर, तब जब वो स्टिग्मा रेडी हो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स उस पे जाए केमिकल रिएक्शन हो और पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली
हेल्प दीज प्लांट, जो कि एक बहुत दूर दूर लोकेशंस पर है, सेम स्पीशीज के हैं, बट एक दूसरे को वो पॉलिनेट कर सकते हैं. सो हाउ कैन इट बी डन? इट कैन बी डन बाय आर्टिफिशियल मीन्स. तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स. ठीक है, क्योंकि ये था ए पार्ट. अब हम डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट. तो क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिस्टिल वेयर द पॉलिनेशन है सक्सेसफुली अकर्ड. तो पिस्टिल क्या है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, इन द सीक्वेंस, राइट. नाउ द लेबल द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन रीचिंग द मेल गैमीट टू इट्स डिजायर्ड लोकेशन. तो कैसे मेल गैमीट डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचता है, तो हमें उसे पूरे डायग्रामेटिकली शो करना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक पिस्टिल का डायग्राम बनाएंगे जहां पर पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो चुकी है. तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिन ग्रेन लैंड कराएंगे अपने स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, स्टिग्मा बना दिया, ट्यूब बना दी स्टाइल, और एक स्वॉलन पार्ट बना देंगे हम ओवरी का. स्टिग्मा के ऊपर हम एक पॉलिन ग्रेन लैंड कराएंगे. पॉलिन ग्रेन जो है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, पॉलिन एक्सेप्ट हुआ, और फिर वो पॉलिन ग्रेन बना देगा एक ट्यूब. तो उस ट्यूब के थ्रू, ये हो गई हमारी पॉलिन ट्यूब, इस ट्यूब के थ्रू जो इस पॉलिन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स हैं वो आएंगे, मतलब जो स्पर्म सेल्स हैं वो इस ट्यूब के थ्रू मूव करेंगे. हमें पता है कि एक पॉलिन ग्रेन में कितने स्पर्म सेल्स होते हैं? 2 होते हैं. तो इसलिए वो उस ट्यूब के थ्रू आएंगे, पॉलिन ट्यूब के थ्रू. फिर वो नीचे पहुंचेंगे इस स्वॉलन पार्ट में, विच इज कॉल्ड एज ओवरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, राइट. तो वो यहां पर पहुंचेंगे. यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर होंगे 3 सेल यहां पर, जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे और 1 एग सेल होगा. तो एक जो स्पर्म सेल है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा. सो व्हेन द स्पर्म and egg they will meet, so they will form what? So they will form zygote. क्लियर. और जो दूसरा स्पर्म सेल होगा, तो अगर आप इस सेल के, इस ओवरी के अंदर देखें, फीमेल गैमेटोफाइट को देखें, तो यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. और यहाँ पर इस एंड पर आकर भी आपको क्या दिखाई देंगे? 3 सेल दिखाई देंगे, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो 3 सेल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मार्क करेंगे एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, और यहाँ पर एग सेल हमने ऑलरेडी मार्क किया है. जो बाकी बचे हुए हमारे 2 सेल्स हैं उनको हम साइनर्जिड्स मार्क करेंगे. क्लियर. तो अब ये जो दूसरा मेल स्पर्म सेल आया है, ये फ्यूज करेगा इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये बना देगा ट्रिप्लॉइड सेल. ठीक है, सो इस तरह 2 स्पर्म सेल आएंगे और 2 जगह फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. तो ये पूरा मार्क करने के, डायग्रामेटिकली इसको दिखाने के आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Question number 12 that was asked in set 1 and set 2. So the question is, both hemophilia and thalassemia are blood related disorders in human beings. Correct. So write the causes and the differences between the two and name the category of genetic disorders they both come under. ठीक है, तो हमें ना इन दोनों डिजीजेस के कॉजेस बताने हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, और ये बताना है कि ये जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं ये किस जेनेटिक डिसऑर्डर में आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाले पार्ट को ही आंसर कर लेते हैं. अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी 3 मार्क्स का है. तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है लास्ट पार्ट का आंसर, नेम द कैटेगरी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर दे बोथ कम अंडर. तो ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दोनों के दोनों हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. सो दिस विल गिव यू 1 मार्क. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इनके कॉजेस पे. तो अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे जिसके हमें जीन्स देखने को मिलते हैं. जीन्स जो हैं वो पास होते हैं एक कैरियर मदर से. तो अगर एक मदर जो है दैट इज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, तो वो इस डिजीज को अपने बेटे को दे सकती है, अपने सन को दे सकती है, अगर ये वाला जो कैरियर एक्स क्रोमोसोम है अगर वो उसके बेटे में पास हो जाता है तो. ठीक है, नाउ इससे होता क्या है? सो इट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन
टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट ही नहीं बनता है क्योंकि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी रहती है। अब इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ना ब्लड क्लॉटिंग में, वो ही अफेक्ट हो जाती है। मतलब जो चेन बनती है ना अमाइनो एसिड की, जिसे एक प्रोटीन बनता है, तो उस चेन में ही डिफेक्ट होता है और उसके डिफेक्ट होने की वजह से हीमोफीलिया होता है। दूसरा जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया जो है दैट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी तरह से जो हीमोग्लोबिन की चेन बन रही है, उस हीमोग्लोबिन भी क्योंकि एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है या किसी भी तरह का कोई डिलीशन हो जाता है उस प्रोटीन की सिंथेसिस के टाइम, हीमोग्लोबिन की चेन की सिंथेसिस के टाइम, तो उससे होता है थैलेसीमिया। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अभी हम इसका एक और पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो बेसिकली आपको क्या कॉजेज हैं वो लिखने के भी आपको मिलेंगे 1 मार्क। तो अब बचा हुआ है डिफरेंस। तो चलो देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो हीमोफीलिया है, सो दैट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जहां पर ब्लड क्लॉटिंग हैम्पर होती है। और थैलेसीमिया केस में इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब है दोनों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, सो आई होप दीज 2 थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 13 तीनों सेट्स में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज लिस्ट 2 methodologies which were involved in human genome project, mention how they are used। बी पार्ट है एक्सपैंड याक YAC एंड मेंशन व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी बहुत क्लियरली। तो सबसे पहले हम 2 मेथडोलॉजीज के नाम लिखेंगे, ठीक है, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहले है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसको हम ESTs भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मेथडोलॉजी थी सीक्वेंस एनोटेशन। अब इन दोनों का कैसे यूज किया गया? तो सबसे पहले एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो हैं, इसमें वो सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि आरएनए को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो आरएनए बना रहे हैं। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें जितना पूरा जो सेट था ना जीनोम का, उस पूरे के पूरे को सीक्वेंस किया गया, चाहे उसमें कोडिंग रीजन्स हैं चाहे नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, सारे के सारे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को सीक्वेंस किया गया, मतलब पूरे सेट को आइडेंटिफाई किया गया और बाद में असाइन किए गए अलग अलग रीजन्स और उनके फंक्शंस, ठीक है। तो ए पार्ट जो है, सो ए पार्ट कैरीज 1.5 मार्क्स। तो 2 मेथडोलॉजीज के नाम लिखने के आपको मिलेंगे 0.25 एंड 0.25। तो 0.25 सिर्फ नाम लिखने के मिलेंगे और कैसे उनको यूज किया गया लिखने के मिलेंगे 0.5 एंड 0.5। तो देखो सिर्फ 0.5 या 0.25 का ही आंसर है, तो इनके ऊपर लंबी लंबी कहानियां हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी पार्ट में आते हैं, तो हमें बोला है एक्सपैंड याक YAC। सो याक क्या है? इट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सो दिस विल गिव यू 0.5 मार्क्स एक्सपैंड करने के। उसके बाद है कि हमें ये बताना है कि मेंशन व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। तो हमने याक को क्यों यूज किया था, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हमने क्यों यूज किया था? तो ये हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है फॉर क्लोनिंग DNA फ्रेगमेंट। एक DNA के फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए हमने याक को एक क्लोनिंग वेक्टर बनाया था। तो उसके बाद इसको हमने एक सूटेबल होस्ट में डाला जिससे हमने DNA की सीक्वेंसिंग की है, ठीक है। सो इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर क्लोनिंग DNA फ्रेगमेंट्स इन द सूटेबल होस्ट सो दैट DNA सीक्वेंसिंग कैन बी डन। तो ये वाली जो कहानी है ना छोटी सी, ये लिखने के हमें मिलेंगे 1 मार्क, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन के हो गए पूरे 3 मार्क्स। Clear? So I hope this question is clear. Let's see our next question. Question number 14, which was asked in set 1. So the question is, write the characteristics of Ramapithecus
ड्रायोपेथिकस एंड निएंडरथल मैन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है 3 मार्क्स का, तो हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। तो मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है तो हम मैक्सिमम 2 भी लिखेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैमापेथिकस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो ये वो इंडिविजुअल्स हैं या ये वो स्पीशीज है ह्यूमन बींग्स की जिन्होंने एकदम सीधे अपने हाइंड लिम्स पे चलना शुरू किया था, और दूसरा इनके जॉज और टीथ जो थे वो बिल्कुल आज के इंसान की तरह देखने को मिलते थे। ठीक है, दे वर लाइक दोज इन ह्यूमंस। तो हर एक पॉइंट के आपको 0.5 मिलेंगे, तो टोटल ये हो गया हमारा 1 मार्क का, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमें मिनिमम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है ड्रायोपेथिकस। सो ड्रायोपेथिकस के वो मतलब स्पीशीज है ह्यूमन बीइंग्स की जहां पर वो ज्यादा तो एप लाइक थे, है ना, और उनके जो आर्म्स थे और लेग्स थे दे वर ऑफ द सेम लेंथ एंड दे वर हेयरी, क्योंकि वो एप लाइक थे, सो दे वर हेयरी बट दे वॉक्ड अपराइट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हर एक पॉइंट को लिखने के आपको मिलेंगे 0.5। अगर आपको इनके कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो आप वो भी लिख सकते हो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 2 पॉइंट्स आप जरूर लिखें हर एक के कैरेक्टरिस्टिक के। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निएंडरथल्स। सो निएंडरथल मैन जो थे they were the people who started hiding their bodies and they started burying their dead। ठीक है, सो दोनों पॉइंट को लिखने के आपको 0.05 मिलेंगे और इस तरह आपको मिल जाएंगे टोटल 3 नंबर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 which was asked in all the sets. So the question number 1 over here is name a human disease, its causal, organism, symptoms, any 3 and vector spread by intake of water and food contaminated by human fecal matter। तो हमें उस ह्यूमन डिजीज के बारे में बताना है जो स्प्रेड होती है बाय इंटेक ऑफ वाटर एंड फूड विच इज कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीकल मैटर। मतलब वो ऐसा खाना या पानी पी लेते हैं जिसमें ह्यूमन फीकल मैटर होता है, तो कौन सी डिजीज होती है? सो दैट इज अमीबिक डिसेंट्री, और इसे बोल सकते हैं एमीबाइसिस। ठीक है, सो दिस इज द डिजीज। अब इसको क्वेश्चन है कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, तो इसको कॉज करता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, उसके बाद हमसे सिम्टम्स पूछे गए हैं कोई भी 3, तो कौन से हैं वो 3 सिम्टम्स? सो वो 3 सिम्टम है, सबसे पहले है एबनॉर्मल पेन एंड क्रैम्प्स। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। देन जो स्टूल पास करते हैं ह्यूमन बींग्स उसमें म्यूकस और बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स भी दिखते हैं। देन देयर इज अ लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो एक तो वेट लूज होता है और खाना खाने का मन नहीं करता है। सो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एंड द वेक्टर। तो हमें उसके वेक्टर के बारे में भी बताना है। कौन है उसका वेक्टर? उसके वेक्टर है हाउस फ्लाई। कौन कैरी करता है इनको? सो हाउस फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। तो अब ये क्वेश्चन भी था हमारा 3 मार्क्स का, तो आप कैसे दोगे इसमें 3 मार्क्स? बहुत सिंपल है, नाम लिखने के आप 0.5 रख लो, कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखने के आप 0.5 रख लो, सिम्टम्स क्योंकि हमने 3 पूछे हैं हमसे तो तीनों लिखने के 0.5 रख लो, और फिर वेक्टर को लिखने के भी 0.5 रख लो। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? 3 मार्क्स। ठीक है, सो देखो कितना सिंपल था इसमें मार्क्स लाना। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 और पार्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर अ fear amongst the guardian that their adolescent wards may get trapped in drug or alcohol abuse? Explain addiction and dependence in respect of drug or alcohol abuse in youth। तो हमें ये बताना है कि क्यों कुछ गार्डियंस को लगता है कि उनके जो एडोलेसेंट वार्ड्स हैं वो ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के चक्कर में फंस सकते हैं। दूसरा, हमें एडिक्शन और डिपेंडेंस टर्म्स को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इन यूथ। तो सबसे पहले आता है कि ये जो डर है ये क्यों है गार्डियंस में? तो इसके काफी सारे रीजन है।
आप कोई भी 3 रीजन लिख सकते हो। तो सबसे पहला रीजन है ड्यू टू इंक्रीज्ड केसेस ऑफ एडिक्शन ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टुवर्ड्स ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो बहुत सारे लोगों के ड्रग और एल्कोहल की तरफ एडिक्शंस बढ़ रही हैं, एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि एडोलेसेंट्स दे गेट इजीली अफेक्टेड बाय पीयर्स, कि उनके आसपास किसी ने बोला कि थोड़ा सा भी प्रेशर किया कि अच्छा यू ऑल्सो ट्राई इट वंस, तो वो पीयर प्रेशर में भी आ सकते हैं कि और भी तो पी रहे हैं और भी तो ये सेम चीज यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट मी, है ना। तीसरा है फॉर एडवेंचर, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर रीजंस, क्योंकि कई एडोलेसेंट्स को ऐसा लगता है कि वी शुड ट्राई समथिंग न्यू, वी शुड एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। हर चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर एक उनके लिए एक बहुत बड़ी सी चीज रहती है कि एडवेंचर तो होना चाहिए। सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हाई देयर इज फियर अमंग द गार्डियंस। सो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये 3 मार्क्स का है, तो 1.5 आपको फर्स्ट से मिलेंगे, 1.5 ऑलमोस्ट आपको सेकंड से मिलेंगे। तो क्योंकि 1.5 है सो यू मस्ट राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट के 0.5 मार्क्स मिल सके। उसके बाद है दूसरा, एडिक्शन और डिपेंडेंस को हमें एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कुछ इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि यूफोरिया, एक फीलिंग ऑफ वेलनेस की, मतलब जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एक जॉय वाली फीलिंग। तो उसके चक्कर में लोग एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के। दूसरा है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी एक टेंडेंसी होती है बॉडी की, अगर एब्रप्टली ड्रग्स या अल्कोहल उनकी बॉडी से हटा दिए जाए, कि उनको वो चीज़ ना मिले और एब्रप्टली वो चीज़ें हटा दी जाए, तो उनकी बॉडी कुछ विड्रॉल सिम्टम शो करती है अगर रेगुलर यूज को हम डिसकंटिन्यू कर दें। सो दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंस। ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज आना, उनके एक्टिविटीज में एंगर, एंजाइटी, ये सारे जो हैं ये डिपेंडेंसी है, और these are the withdrawal symptoms. So I hope this question is also clear to each one of you. So let's see our next question. Question number 17. Secondary treatment of sewage is also called as biological treatment. Justify the statement and explain the process. तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है वेस्ट वाटर की या सीवेज की, उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं भी बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और हमें इस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करना है। तो अब अगर आप देखो तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती कैसे है। अब इनिशियली क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी, जिसमें कि जितना भी बड़ा बड़ा सामान है वो ऐसे ग्रेड्स बार्स लगा के हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब उसमें बचा होता है बड़ा सारा ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है ना, उसको हम बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में पास कर देते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेट करते हैं और इसको बहुत सारी एयर भी सप्लाई की जाती है। उसके बाद इसमें डाले जाते हैं कुछ यूजफुल माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और ये बना देते हैं फ्लॉक्स। तो ये फ्लॉक्स होता क्या है, ये बैक्टीरिया के मासेस होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और इसी तरह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। सो ये जो फ्लॉक्स है ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एंड दे रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है तो इस एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास कर दिया जाता है। सेटलिंग टैंक में पास करने के बाद यहाँ पर जितना भी वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं ना, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद ये जो स्लज हमारा आया था, इसे थोड़ा सा स्लज लिया जाता है, जैसे इनोक्यूलम यूज किया जाता है एरेशन टैंक्स में, और बाकी जो पार्ट है इट इज पास्ड इनटू द लार्ज टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स में इसको पास कर दिया जाता है, जहां पर जिनको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बेसिकली अब यहाँ पर जो डाइजेशन होगी वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सो दीज आर द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स विच एनारोबिकली डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज प्रोड्यूसिंग गैसेस फॉर्मिंग बायोगैस। तो अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये
डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं वो एनारोबिकली बैक्टीरिया को, फंजाई को, जो उस स्लज में प्रेजेंट होते हैं उनको कर लेते हैं डाइजेस्ट, और बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज करते हैं। ये वो गैसेस हैं जो बायोगैस बनाती हैं। क्योंकि अब अगर आप इसमें देखो तो हमने काफी सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज किया है अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। हमने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया, हमने एनारोबिक बैक्टीरिया यूज किया। तो इस यूज की वजह से, इस एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया, जब हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज किया, इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 18 which was asked in all the three sets. So the A part of the question is explain the significance of palindromic nucleotide sequence in the formation of recombinant DNA. तो palindromic sequences का हमें significance बताना है recombinant DNA बनाने में। तो palindromic sequences क्या होते हैं? तो ये वो specific sequences होते हैं जो हमें दोनों strands में सेम ही देखने को मिलते हैं। मतलब कि मान लो एक सीक्वेंस है GAATTC, ये एक स्ट्रैंड पे है। वहीं पर जब हम दूसरे स्ट्रैंड पे देखेंगे और हम सेम ही डायरेक्शन में इसको पढ़ें तो ये जो सीक्वेंस है ये हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब कुछ रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ना, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और वो पहले तो एक डीएनए स्ट्रैंड में, ठीक है, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर उसको कट कर देते हैं। जैसे ये जो सीक्वेंस है ये है हमारे एक एंजाइम का, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है EcoRI। तो ये जो EcoRI है, पहले तो ये पूरे डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर घूमे फिरेगा और देखेगा कि कहाँ पर है मेरा वो स्पेसिफिक सीक्वेंस। उसके बाद ये G और A के बीच में दोनों स्ट्रैंड्स में इसको कट कर देगा। इससे प्रोड्यूस होंगे स्टिकी एंड्स। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये वेक्टर में और जो डिजायर्ड डीएनए होता है दोनों में सेम ही सीक्वेंसेस होते हैं। तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दैट कट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एज अ स्पेसिफिक पॉइंट। एक पॉइंट पे कट करेंगे, फिर इस डीएनए स्ट्रैंड को हम पास ऑन कर देंगे ऑन टू द वेक्टर। ठीक है, इसको हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए एक वेक्टर के थ्रू इसको आगे पास ऑन कर देंगे। तो इस तरह हम अलग अलग डीएनए के सीक्वेंस को आपस में मिला सकते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंसेस बना सकते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए में एग्जैक्टली सेम सीक्वेंसेस होते हैं। दोनों जगह पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम साइट्स पे कट करेगा और फाइनली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, और हम इस वेक्टर को और डिजायर्ड डीएनए को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और बना देंगे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ द बी पार्ट इज राइट द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द अबव प्रोसेस। तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज बताना है ऊपर वाले प्रोसेस में। तो इसमें जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो बाइंड करते हैं वेक्टर को भी और फॉरेन डीएनए को भी, दोनों को कट करते हैं ऑफ दोनों स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इससे बनते हैं कुछ स्टिकी एंड्स। इन स्टिकी एंड्स, ये जो स्टिकी एंड्स बनते हैं, ये जो डीएनए विद द स्टिकी एंड्स होता है, दे कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज फॉर्मिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बेसिकली ये जो स्टिकी एंड्स बनते हैं, ये जो दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस को हमने सेम साइट पे काटा होता है ना, फाइनली इन दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम जॉइन कर देते हैं यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें रिस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियसेस का या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज क्लियर हुआ होगा इन recombinant DNA process. Question number 19, which was asked in all the sets. So the question is, describe the roles of heat, primers and bacterium thermus aquaticus in the process of PCR. तो PCR में हमें हीट का रोल बताना है, प्राइमर का रोल बताना है और बैक्टीरियम का रोल बताना है. कौन सा बैक्टीरियम? थर्मस एक्वेटिकस. तो हीट का क्या रोल है? जब हम PCR के प्रोसेस में हीटिंग करते हैं ना, उसका क्या काम है? उसका काम है डीनेचुरेशन करना. बेसिकली जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट आउट करना. जब डीएनए को हम एक बहुत ही हाई टेम्परेचर दैट इज 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. दूसरा है रोल ऑफ प्राइमर्स. तो वो जो प्राइमर्स, जो छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स के, वो क्या काम करते हैं? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए. टेम्पलेट डीएनए के रीजन से ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड दे हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द न्यू चेन. ये नई चेन बनाने में, उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं. थर्ड पार्ट है बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस. तो इसका क्या काम है? सो इट इज अ थर्मोस्टेबल टैक DNA polymerase which is isolated, which can tolerate high temperatures. It helps in forming new DNA strands. ठीक है, तो बेसिकली जो टैक पॉलीमरेज होता है एक थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है. तो ये इतने हाई टेम्परेचर पे, जब हम इसको 95 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा जो PCR रन कर रहा होता है, तो ये एंजाइम खुद को इस टेम्परेचर पर सरवाइव कर पाता है और हेंस इसी एंजाइम की हेल्प से नया DNA स्ट्रैंड भी इजीली बन पाता है इतने हाई टेम्परेचर पर. तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको हुआ होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 20, which was asked in all the sets. So the question is, explain various steps involved in the production of artificial insulin. तो artificial insulin बनाने में हमें कुछ steps जो हैं, तो हमें वो अलग अलग steps बताने हैं. सबसे पहले अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं ना, इंसुलिन दो शॉर्ट पेप्टाइड चेन से बना होता है. एक है चेन A और एक है चेन B, which are linked to each other by disulfide bonds. जो disulfide bonds से एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं. Now the humans they synthesize insulin in form of a prohormone. तो एक इनएक्टिव हार्मोन के फॉर्म में ह्यूमंस इंसुलिन को सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड. ये वो पेप्टाइड है जो कि मैच्योर इंसुलिन में हमें देखने को नहीं मिलती है. तो एक अमेरिकन कंपनी है एले लिली, तो उन्होंने 1983 में क्या किया कि जो दो DNA सीक्वेंसेस बनाए विच वर कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेन A एंड चेन B ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. तो ऐसे दो DNA सीक्वेंसेस बनाए जिनसे कि जो चेन A है और चेन B है इंसुलिन की वो बन सकती थी, और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया ईकोलाई के अंदर. ईकोलाई क्या है? हमारा बैक्टीरिया है. ठीक है, ईकोलाई हम बहुत यूज करते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत ज्यादा. ठीक है, तब ये A और B चेन्स जो थी ये बनाई गई, इनसे इनको सेपरेट किया गया और फाइनली एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग सम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो ऐसे हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. तो इसमें पहले तो हमें ये लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें ये बताना जरूरी है कि इंसुलिन कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या एक्स्ट्रा होता है, मैच्योर इंसुलिन में कौन सी चेन नहीं होती है, फिर किस अमेरिकन कंपनी ने इंसुलिन की प्रोडक्शन आर्टिफिशियली की थी और वो कैसे की थी. ठीक है, तो उसमें दो DNA सीक्वेंसेस बनाए थे विच वर कॉरेस्पॉन्डिंग टू A एंड B चेन्स, और इन दोनों को उन्होंने इंसर्ट कर दिया था इनटू ईकोलाई. ईकोलाई में इंट्रोड्यूस करने के बाद वहां पर A और B चेन्स बनाई गई, उन चेन्स को सेपरेट आउट किया गया, उन चेन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया और फाइनली उन चेन्स से क्या बनाए गए? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाए गए. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो इसके साथ आप बनाएंगे इसमें एक डायग्राम. तो वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक ह्यूमन का सेल है और ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है.
राइट। तो हमने क्या किया है, हमने ह्यूमन के जो डीएनए है उससे हमने मतलब ह्यूमन के क्रोमोसोम से हमने ह्यूमन डीएनए आइसोलेट किया है और उससे हमने इंसुलिन के जीन को ही आइसोलेट कर लिया। क्लियर। वहां पर प्लाज्मिड से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में था प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और दोनों को अब हमने इन दोनों डीएनए को हमने कट किया विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दोनों को कट कर दिया। यहां से हमने निकाल लिया इंसुलिन का जीन और यहां पर हमने उसको एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर दिया है। अब हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करके यहां पर लाइगेशन कर दी है, मतलब ये जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है इसको मिला दिया है किससे, इस प्लाज्मिड से। तो बेसिकली यहाँ पर आ गया है, बाकी ये प्लाज्मिड था और ये वो कट साइट है जहां पर हमने ह्यूमन इंसुलिन का वो डीएन का जो जीन है वो इंसर्ट कर दिया इनटू दिस प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड हो गया, ये जो कि डीएनए हो गया, एक तरह से ये हो गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमने होस्ट के अंदर। तो एक इकोलाई के अंदर, इकोलाई के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है और दूसरा हमने डाल दिया है ये प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड करता जाएगा, यहाँ पर क्लोनिंग होती जाएगी, यहाँ अलग बहुत सारे हमारे पास सेम ही जीन्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमें मिलेंगे कुछ क्लोन्ड इंसुलिन जीन्स और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, इसी के अंदर, इस सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, तो उससे हमें इंसुलिन प्रोटीन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें इंसुलिन भी मिल जाएगा। सो दीज आर द इंसुलिन, this is the insulin that we have extracted from this particular E. coli। तो हम सेम ही चीज कर रहे हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि हमने ए और पहले तो हमने ह्यूमन का जो सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, वो हमने क्या किया, जो हमारा बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसके अंदर उस जीन को डाल दिया। ठीक है, उस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू अ वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब यहाँ पर ये जो सेल है ये डिवाइड कर रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं और फाइनली इस सेगमेंट ने, इंसुलिन जीन के इस सेगमेंट ने हमें दे दिया इंसुलिन। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये प्रोटीन मिल गया। Clear? So I hope this question is clear to everyone. Question number 22 from all the three sets. So the question is, describe the interrelationship between productivity, gross productivity and net productivity. तो मतलब productivity क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो ये बायोमास का प्रोडक्शन है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एक प्लांट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी, राइट। वहीं पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सो इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहीं पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो अब इसको इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हो, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, सो दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन में भी कुछ बायोमास यूज होगा, तो वो रेस्पिरेशन वाले लॉसेस को अगर हम हटा दें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, सो दैट विल गिव अस नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। और ये 3 नंबर का था, तो हर एक पार्ट जो है वो आपको, हर एक डेफिनेशन बेसिकली जो है वो आपको क्या बताएगी, वो आपको 1 नंबर देगी। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 भी सारे सेट्स में सेम ही पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स फील एम्बैरेस्ड टू डिस्कस फ्रीली विद देयर एडोलेसेंट चिल्ड्रन
about sexuality and reproduction. The result of this parental inhibition is that the children go astray sometimes, right? तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो एम्बैरस फील करते हैं अपने बच्चों के साथ सेक्सुअलिटी या फिर रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन हमें करने हैं वो रीजंस दैट यू फील are behind the such embarrassment among some parents to freely discuss such issues in their growing children. तो अब ये जो क्वेश्चन है 23 onwards, कुछ क्वेश्चंस दे आर ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ए पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का होगा, तो हर एक 2 मार्क्स के लिए यू कैन राइट 4 पॉइंट्स। तो क्यों पेरेंट्स ऐसे अशेम्ड फील करते हैं या एम्बैरेस्ड फील करते हैं? तो नॉट अशेम्ड बट एम्बैरेस्ड। तो एम्बैरेस्ड क्यों फील करते हैं, क्यों एम्बैरेस होते हैं ऐसी डिस्कशंस के लिए? तो एक तो क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना वो थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ पर ये चीज़ें ओपनली डिस्कस नहीं होती हैं। दूसरा, कुछ मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चों को ऐसी बातें बताई जाएंगी तो उनसे ना बच्चों का जो ध्यान है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर बच्चों को इनसे दूर रखा जाए, जितना दूर रखा जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही उनका फोकस जो है उनकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहेगा। थर्ड है इलिटरेसी। कई लोग ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन विद देयर चिल्ड्रन। कितना इम्पॉर्टेंट है उनको बताना ताकि उनको सही गलत की एक परख हो सके। फोर्थ पॉइंट है चिल्ड्रन विल नॉट टेक इट इन अ हेल्दी वे। और काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि बच्चे शायद इसको बहुत हेल्दी वे में नहीं लेंगे, शायद कुछ वो उसको कुछ अलग तरह से ले, कुछ अलग तरह से रिएक्ट करें इन सारी डिस्कशंस पर। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट सेज बाय टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ अ लोकल प्लांट एंड एनिमल हाउ वुड यू रियलाइज दीज पेरेंट्स टू ओवरकम सच इनहिबिशंस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअलिटी। तो कोई भी एक लोकल प्लांट या एनिमल का अगर हम एग्जाम्पल लेके हम उन पेरेंट्स को इस हिचक से कैसे हटा सकते हैं, तो आप इसमें कौन सा एग्जाम्पल? So the best example is going to be of male honeybee and और जो फ्लावर है, जो प्लांट है वो कौन सा है? दैट इज ऑर्किड ऑफ रीस RYS फ्लावर, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल लेके हम उनको बता सकते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जहां पर एक हनी बी इस फ्लावर को अपना फीमेल, फ्लावर की एक पेटल को अपना फीमेल पार्टनर समझकर सूडो कॉपुलेट करती है। तो बेसिकली उनको ये रियलाइज कराना इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्सुअलिटी है और जो रिप्रोडक्शन है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो फ्लावर जब ब्लूम होता है तो इसका मतलब है कि वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन कर रहा है जहां पर उसके ऊपर आते हैं कुछ हनी बीज और वो अपने साथ लाते हैं कुछ पॉलन ग्रेन्स। वो पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और इसी तरह पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फाइनली इन्हीं प्रोसेस से हमें सीड्स और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। और ये वही प्रोसेस है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ आर रेस, सो फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था हमारा 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फर्स्ट पार्ट के एंड 2 आपको मिलेंगे इस पार्ट के। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Question number 24 from all the sets. So the question is, when a seed of an orange is squeezed, many embryos instead of one are observed. जब हम एक ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करते हैं तो हमें बड़े सारे एम्ब्रायोज अंदर से मिलते हैं। Explain how is it possible, and B part is, are these embryos genetically similar or different, and we have to comment, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो सीड है ना वो बड़े सारे क्यों होते हैं ऑरेंज के अंदर। तो एक तो ऑरेंज जो होता है वो पॉली एम्ब्रायोनिक होता है, ठीक है। इसमें ना एक एग जो होता है जब वो फर्टिलाइज होता है तो उससे मल्टीपल एम्ब्रायोज बनते हैं।
उसमें जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, साइनर्जिड्स होते हैं और इंटेग्यूमेंट सेल्स होते हैं, दे डेवलप इनटू नंबर ऑफ एम्ब्रायोज ऑफ डिफरेंट साइज, बहुत सारे एम्ब्रायोज बनाते हैं अलग अलग साइज के। सो देर आर मेनी एम्ब्रायोज व्हेन द सीड्स आर स्क्वीज्ड आउट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो जेनेटिकली सिमिलर है या जेनेटिकली डिफरेंट है। तो ये जो एम्ब्रायोज है ना, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि ये बनते हैं फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। तो बेसिकली कौन सी डिवीजन हो रही है, देयर इज माइटोसिस नॉट मेयोसिस, ठीक है। सो हेंस दे ऑल आर जेनेटिकली सिमिलर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इसी का और पार्ट था एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो हमें इन फेजेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला था मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, तो ये वो फेज होता है जहां पर अगर ओवम रिलीज हो चुका है ओवरी से और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो एक मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, इट कम्स down in the form of blood and mucus because of the breakdown of this endometrial wall of uterus, and it lasts for 3 to 5 days. So this is the menstrual phase. फिर आता है एक follicular phase. Follicular phase क्या होता है, एक ऐसा phase जहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करती हैं और वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाती हैं फ्रॉम 5th to 14th डे ऑफ द साइकिल। तो अब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होंगी ओवरी में, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगी और एंडोमीट्रियम जो है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो फिर से रीजनरेट करना शुरू कर जाती है कि ठीक है लास्ट मंथ तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ था, हो सकता है कमिंग मंथ में हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो एंडोमीट्रियम है, जो वॉल है, यूट्राइन वॉल है, वो एंडोमीट्रियम डेवलप करना शुरू कर देती है। सो फाइनली द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजेस द ओवा ऑन द 14th डे, ठीक है, रफली ऑन द 14th डे, एवरेज 14th डे होता है। उसके बाद आता है ल्यूटेल फेज। तो ल्यूटेल फेज क्या होता है, अब क्या हुआ, एग रिलीज हो गया, अब यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम 15th to 28th डे, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो अब जो बचे हुए दिन थे, बिकॉज इट इज सेड दैट द साइकिल इज अराउंड 28 डेज, तो पहले 5 दिन में क्या हो रहा है, रफली 5 दिन में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज है। उसके बाद 5th के बाद 14th डे तक कौन सा है, फॉलिकुलर फेज है, जब फॉलिकल्स ग्रो कर रही हैं, एग रिलीज हो रहा है 14th डे पर। उसके बाद अब जो बचे हुए दिन है 15 to 28th डे, वहां पर ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जा रही हैं और वो सिक्रीट कर रही हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये तो था ए पार्ट। हर एक को लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क ईच, ठीक है। तो क्या होता है, तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सो द बी पार्ट इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन हेल्प इमेंसली in family planning. So do you agree with the statement? Provide reasons for your answer. तो हमें बताना है कि जो menstrual cycle है उसकी एक proper understanding जो होती है वो family planning के लिए बहुत helpful होती है। तो आपको बताना है क्या आप इस statement से agree करते हो, अगर करते हो तो क्यों, और नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। तो मैं तो इस statement से agree करती हूँ, क्योंकि अगर हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉपर नॉलेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे एक कपल जो है वो अपनी फैमिली बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है। इफ अ कपल डज नॉट वांट अ चाइल्ड, तो क्या कर सकते हैं वो, दे कैन टेक अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये वही दिन होते हैं जहां पर ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। सो इफ ओव्यूलेशन विल हैपन एंड द मेल गैमीट रीचेस द फीमेल गैमीट, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इस टाइम पे अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर बाय चांस एग और स्पर्म मीट कर गए, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स हुआ, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दूसरा, अगर एक कपल जो है वो फैमिली प्लान कर रहा है, तो अगर उनको इस टाइम की नॉलेज होगी तो उससे वो क्या कर सकते हैं, वो इन दिनों में
अच्छे से ट्राई कर सकते हैं सो दैट दे कैन हैव द इंटरकोर्स, सो दैट दे कैन हैव अ चाइल्ड। सो दोनों ही केसेस में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन फैमिली प्लानिंग। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो इसको लिखने के भी आपको कितने मिलेंगे, ऑलमोस्ट 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर आपको पिछले पार्ट में मिल चुके हैं। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 तीनों सेट में पूछा गया था। तो द क्वेश्चन इज कंपेयर गिविंग रीजंस जे एंड एस शेप्ड मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। तो हमें जे और एस शेप्ड मॉडल को एक्सप्लेन करना है। तो जे शेप्ड क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है एंड इट्स एब्रप्ट क्रैश आफ्टर अटेनिंग द पीक वैल्यू। तो ऐसा होता है कि एकदम ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, और एब्रप्टली ये जो ग्राफ है ये एकदम नीचे आ जाता है, ठीक है। वहीं पर एस शेप्ड में तो कुछ ऐसा ही हमारा ग्राफ होता है कि धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होती है, और फिर एक टाइम आता है जब ग्रोथ मैक्सिमम काफी ज्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल फेज आता है, और फिर ग्रेजुअली ये जो ग्रोथ है ये कम होने लगती है। तो एक ऐसा फेज भी होता है। सो द इनिशियल ग्रेजुअल इंक्रीज followed by exponential increase and then gradual decline to a near constant level, ठीक है। तो जे शेप्ड जो होता है, सो द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो मतलब ग्राफ होता है जब रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, कि मतलब एकदम ग्रोथ जो है वो एकदम एक्सपोनेंशियली जाती है। एस शेप्ड वो होता है जहां पर ग्रोथ, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू होती है। जब रिसोर्सेज अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं तो ग्रोथ अच्छी होती है, जब ये रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज एस शेप्ड मॉडल। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये टाइम है। ये वाला जो कर्व है ये शो कर रहा है जे शेप्ड, ठीक है। ये ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा। तो अगर ऊपर लाइन लगा दो तो क्या बन गया, जे बन गया। इसको आप देखो तो ये कुछ ऐसा है, तो ये क्या बना, दिस इज एस शेप्ड। तो एस शेप जो कर्व है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो आई होप द कंपैरिजन बिटवीन जे एंड एस शेप्ड आर क्लियर टू ईच वन। बी पार्ट, एक्सप्लेन द फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज एज मेंशन्ड बाय डार्विन। तो फिटनेस ऑफ स्पीशीज हमें बतानी है, जो डार्विन ने बताई थी। तो डार्विन ने एक फिटनेस वर्ड जो था वो यूज किया था फॉर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए उन्होंने फिटनेस ऑफ स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया था, एक टर्म। तो उन्होंने बोला था कि जब किसी भी कहीं पर भी जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये जो कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स में, इसमें वो स्पीशीज जो खुद को सरवाइव करा पाती हैं, या तो वो रिप्रोडक्शन का तरीका बदल देती हैं, या वो उस हार्ड कंडीशन में भी रिप्रोड्यूस किसी भी तरह से कर पाती हैं, तो वो स्पीशीज जो हैं वो फिट कहलाई जाती हैं। वो स्पीशीज जो हैं वो नेचर से सिलेक्ट की जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द कंपटीशन occurs between the individual species which are able to survive and reproduce are selected by nature, and this is called as natural selection. So I hope this question is also clear. Or part for question number 25, what is an ecological pyramid? Compare the pyramids of energy, biomass and number. तो ecological pyramids हैं क्या? तो ये वो pyramids हैं which are the graphical representation of relationship among the different organisms at different trophic levels. तो और जो अलग अलग trophic level पे organisms हैं वो उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप शो करती है, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है? तो इसमें जो पिरामिड है वो शो करता है कि कैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पास हो रही है। तो यूजुअली ये जो पिरामिड है ये हमें अपराइट ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमें 10% एनर्जी लॉ पता है कि नीचे से ऊपर की तरफ को एनर्जी जाएगी, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर कार्निवोर्स तक एनर्जी जाएगी, और हर एक लेवल पर सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है। दूसरा है
पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? सो इट शोज द अमाउंट ऑफ फूड, द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। और मोस्टली ये जो पिरामिड्स होते हैं ये अपराइट होती है, बहुत कम केसेस में ये हमें इन्वर्टेड भी देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद आता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में होते हैं। सो इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल एंड मोस्टली दे आर अपराइट, लेकिन इन्वर्टेड भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक ट्री की बात कर लो, तो एक ट्री है लेकिन उस पर बहुत सारे से बर्ड्स हैं जो उस पे फीड कर रहे हैं। तो उस केस में ये जो नंबर पिरामिड ऑफ नंबर है ना, वो क्या होगा? वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ट्री एक है लेकिन उसके ऊपर फीड करने वाले, मतलब प्रोड्यूसर एक है लेकिन उसके ऊपर फीड करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे हैं। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बी पार्ट को डिस्कस करेंगे, कोई भी 2 लिमिटेशंस हम बताएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो 2 लिमिटेशंस अगर हमें बतानी हो तो एक तो यहाँ पर ना इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कहीं पर भी फूड वेब को अकोमोडेट नहीं किया गया, जो कि एक रियलिटी है हमारे इकोसिस्टम में। दूसरा, डीकम्पोजर्स जो हमारी फूड चेन का एक मेजर पार्ट है, उनको भी कहीं भी किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जगह ही नहीं दी गई है। सो दीज आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था, तो आपको इसको लिखने के 1 मार्क मिलेंगे, हर एक को लिखने के आपको 1 मार्क मिलेंगे, और ये 2 लिमिटेशंस को लिखने के 0.5 मिलेंगे। तो ऐसे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 5 मार्क्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 26 ए पार्ट। सो द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ tRNA मॉलिक्यूल, और हम इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? तो स्ट्रक्चर की बात करें तो एक क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक इन्वर्टेड एल की तरह भी दिखाई देता है। तो एक एंड पे इसके पास होती है एक एंटी कोडोन लूप, जहां पर बेसिस होते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेसिस ऑफ द mRNA सीक्वेंसेस, और उसके ऑपोजिट एंड में होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहां पर एक कंसर्न अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच होता है। दूसरा आता है फंक्शंस। तो अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड दे आर लिंक्ड टू दिस कॉग्नेट टीआरएनए। ये इस टीआरएनए के साथ आके अटैच हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। अब टीआरएनए जो होता है, जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है, वो एक स्टार्ट कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो टीआरएनए होता है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। उसके बाद जो चार्ज्ड टीआरएनए होता है, वो ये जो टीआरएनए होते हैं ये पास पास आते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं, और इस तरह बन जाती है एक प्रोटीन चेन, पेप्टाइड चेन, राइट। ये जो टीआरएनए होते हैं ये रीड करते हैं, एक तरफ तो ये जेनेटिक कोड को रीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज दिस पार्ट एक्चुअली कैरीज 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टू द पॉइंट लिखने के मिलेंगे 2.5 नॉट 25। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ hnRNA इन यूकैरियोटिक सेल। तो वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए की स्प्लाइसिंग के बारे में बताना है। तो हमें पता है कि जो एक हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है यूकैरियोट्स में, वो इट अंडरगो स्प्लाइसिंग, जहां पर इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और बचे हुए एक्सॉन्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है? जॉइंट्स। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ इंटरवीनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जिनका हमें कोई काम नहीं होता है प्रोटीन्स बनाने में। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो आरएनए बनता है, mRNA बनता है, उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। तो इस यहाँ पर सबसे पहले जो 5 प्राइम एंड है वहां पर की जाती है कैपिंग। तो वहां पर मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये वाले जो मॉलिक्यूल है इसको अटैच किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग। उसके बाद जितने भी इंट्रॉन्स आ रहे हैं बीच में, इस mRNA में जितने भी इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करके एक्सॉन्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, और फाइनली
एंड में एट 3 प्राइम एंड पॉली ए टेल एडिनाइलेट रेजिड्यूज अराउंड 200 to 300 adenylate residues are attached at the 3 prime end. So this is how the splicing of hnRNA takes place. ठीक है, तो आपको इसको 3 स्टेप्स में लिखना है. पहले कैपिंग लिखनी है, उसके बाद आपको स्प्लाइसिंग लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें लिखना है टेलिंग. ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग को हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. मेन हम स्प्लाइसिंग करेंगे. स्प्लाइसिंग होती क्या है और उसको हम करते क्यों हैं. क्या होती है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना एमआरएनए के सीक्वेंस से. क्यों, क्योंकि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उनसे हमें प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाने में इंटरफेयर करते हैं. तो क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और फिर ये जो हमारे पास एमआरएनए का सीक्वेंस आता है इससे बनते हैं प्रोटीन्स. क्लियर. तो ये वाला जो पार्ट है इसके भी ऑलमोस्ट आपको 2.5 मिलेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो और पार्ट सेज राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई. तो हमें लैक्टोज ऑपेरॉन के बारे में बताना है और उसका एक्सप्रेशन बताना है इन ओपन स्टेट, जब ये ऑपेरॉन जो है वो ऑन है. ठीक है, तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं Z, Y, A, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल जीन हैं. इसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है. ठीक है, सीक्वेंसेस, ये जो प्रोमोटर रीजन है बेसिकली ये डीएनए का सीक्वेंस होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर सकता है. तीसरा होता है ऑपरेटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं. तो ये वो डीएनए सीक्वेंस होता है जो प्रमोटर के नेक्स्ट होता है. क्लियर. उसके बाद आते हैं रेगुलेटर जीन्स, जिनको हम I से डिनोट करते हैं. I एक्चुअली डिनोट्स इनहिबिशन. ठीक है, ये इनहिबिशन करता है. तो ये उस जीन को कोड करता है जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं. ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर देते हैं और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देते हैं. उसके बाद आता है लास्ट इंड्यूसर. इंड्यूसर वो चीज होती है जो कि ओपेरॉन को ओपन रखता है और ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैक ओपेरॉन. तो अब हम इसका ऑन वाली स्टेट में इसकी वर्किंग देख लेते हैं. तो अब इसकी लैक ओपेरॉन इन ओपन स्टेट. ठीक है, तो ओपन स्टेट में क्या होगा, तो ओपन स्टेट में क्या होगा, हमारे पास एक लैक ऑपेरॉन है जिसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े. P इज प्रोमोटर, I इज रेगुलेटर जीन, O इज ऑपरेटर एंड these आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. राइट, Z, Y एंड A. तो अब क्या होगा कि जब ये रिप्रेसर जो है, जो रेगुलेटर जीन है, ये एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा. रिप्रेसर एमआरएनए बनाने पर ये बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड कर भी जाता है तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी क्योंकि इसका पाथ जो है ना वो हिंडर्ड है. ठीक है, लेकिन ओपन स्टेट में क्या होता है कि इंड्यूसर आता है हमारा और लैक ऑपेरॉन है. तो हमारा इंड्यूसर क्या हुआ, हमारा इंड्यूसर हुआ लैक्टोज. तो लैक्टोज हमारा एक इंड्यूसर है जो आएगा जब हमारा आई जीन, दैट इज रेगुलेटर जीन, एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. तो हमारा इंड्यूसर जो है वो इस रिप्रेसर प्रोटीन से आके बाइंड कर जाएगा. तो अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा. यहाँ पर क्या होगा, अब आएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगा. ठीक है, और फर्दर यहाँ पर एमआरएनए बनाना शुरू कर देगा. ZYA स्ट्रक्चरल जीन से लैक एमआरएनए बनाएगा. इससे हमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बीटा गैलेक्टोसिडेज फ्रॉम Z, Y से हमें परमिएज मिलेगा, A से हमें एसिटाइलेज मिलेगा. तो इस तरह आरएनए जो है प्रोड्यूस होगा और आरएनए से हमें मिलेंगे प्रोटीन्स. सो दिस इज हाउ lैक operon works in an open state. So I hope this question is also clear to each one of you. तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ईयर 2017 में बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.